पूरा स्टडी जोन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, बहुत दिनों बाद में वीडियो बनाने आए हैं, लेकिन अब जो परीक्षा नज़दीक है उस हिसाब से मैं वीडियो के टॉपिक लेकर आई हूं आपके सामने। तो राजस्थान में जो वन संपदा वाला टॉपिक है वो मैं आपके सामने लेकर आई हूं, जिसमें जो है वर्तमान से संबंधित जो भी डाटा वगैरह हैं वो सारे मैंने इसमें संकलित किए हैं दोस्तों। और परीक्षा नज़दीक है, सेकंड ग्रेड की, फोर्थ ग्रेड की, तो सभी के लिए ये वीडियो जो है लाभदायक होने वाला है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो बिना समय गवाए फटाफट रिवीजन के हिसाब से हम इनको नोट्स को तैयार करके और पढ़ेंगे अच्छे तरीके से दोस्तों। और कोई कमी हो तो वो भी आप मुझे अवश्य बताएं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, राजस्थान में वन संपदा। तो देखिए, राजस्थान में शिकार पर सर्वप्रथम प्रतिबंध टोंक रियासत में 1901 में लगाया था। तो शिकार के लिए देखो जो दोस्तों टोका जाता है कि मत करो शिकार, तो इस तरह से याद करेंगे हम कि टोंक रियासत में शिकार के लिए मना किया गया था, टोका गया था 1901 में। उसके बाद में देखिए, राजस्थान में वन संरक्षण के लिए पहली योजना या पहली बार नियम जोधपुर रियासत में बनाए गए थे। तो वन संरक्षण के लिए पहली योजना या फिर हम पहली बार नियम की बात करें तो जोधपुर रियासत में बनाए गए थे। उसके बाद यदि हम अधिनियम की बात करें तो अधिनियम सबसे पहले देखिए अलवर में बनाया गया था 1935 में। तो ऐसे अधिनियम और ऐसे अलवर, तो वन अधिनियम बनाने वाली राजस्थान की पहली रियासत थी अलवर। तो देखिए, शिकार पर रोक लगाने वाली सबसे पहले जो है रियासत वो थी टोंक, और सबसे पहले पहली बार योजना या नियम बनाया गया था तो जोधपुर रियासत में। और अधिनियम की बात करें तो सबसे पहले अलवर में 1935 में ये रोक लगाई गई थी, अधिनियम बनाया गया था। आगे देख लेते हैं हम। देखिए दोस्तों, उसके बाद में हम देखेंगे राजस्थान वन विभाग की स्थापना 1950 में की गई थी। राजस्थान वन विभाग की स्थापना 1950 में मुख्यालय जयपुर में स्थापित किया गया। तो वन विभाग 1950 में, मुख्यालय जयपुर में। दोस्तों, ये जो टॉपिक है मैं ऐसा करके इसके बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर के आऊँगी, जिससे हमारा मूल्यांकन हो सके और कब कब कैसे वो प्रश्न आए हुए हैं उनके बारे में हम अच्छे से ऑब्जेक्टिव भी निकालेंगे। तो दोस्तों देखते रहिएगा आप लोग वीडियो। तो राजस्थान वन विभाग की स्थापना 1950 में मुख्यालय जयपुर में स्थापित किया गया। राष्ट्रीय वन अधिनियम 1951 के तहत राजस्थान वन अधिनियम 1953 लागू किया गया था। राष्ट्रीय वन अधिनियम सबसे पहले देखिए 1951 में बना था। इस अधिनियम के तहत राजस्थान में राजस्थान वन अधिनियम 1953 में लागू किया गया था। अगर केवल अधिनियम की बात करें कि वन अधिनियम सबसे पहले राजस्थान में कौन सी रियासत में बनाया गया, तो वो हम बताएंगे अलवर में 1935 में। लेकिन पूछा जाए राजस्थान वन अधिनियम कब बना था, तो 1953 में बना था। प्रथम राष्ट्रीय वन नीति 1952 के तहत 33% भूभाग पर वन होने चाहिए। पहली राष्ट्रीय वन नीति, राष्ट्रीय की बात है दोस्तों, राजस्थान की नहीं है, राजस्थान की 2010 में बनी थी। तो ये है राष्ट्रीय नीति यानी देश के लिए। तो 1952 के तहत 33% भूभाग पर वन होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में हम। देखिए, इसके बाद में हम देखते हैं वन संरक्षण अधिनियम 1980 में जो वन संरक्षण अधिनियम बना था उसके तहत वन भूमि में किसी कार्य के लिए भारत सरकार की अनुमति आवश्यक है। राज्यों की स्वायत्तता समाप्त हो गई। तो देखिए, इस अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किए गए थे कि वन भूमि में किसी भी कार्य के लिए भारत सरकार की अनुमति ली जाएगी, और इसमें राज्यों की स्वायत्तता समाप्त कर दी गई थी। भले ही राज्य में हम वन भूमि काम में ले रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमें जो है भारत सरकार से ही अनुमति लेनी पड़ेगी। इसके बाद में देखिए, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान की प्रथम वन नीति या पर्यावरण नीति 18 फरवरी 2010 को लागू की गई थी। तो देखिए, राजस्थान की प्रथम वन नीति या पर्यावरण नीति की बात करें तो 18 फरवरी 2010 को है। और अगर राष्ट्रीय की बात करें तो 1952 में प्रथम वन नीति घोषित की गई थी। तो हमें राजस्थान का अच्छे से याद रखना है, 18 फरवरी 2010 को पर्यावरण की नीति लागू की गई थी। देखते हैं नेक्स्ट। तो ये हमने प्रथम वन नीति देख ली है। अब देखिए, वन एवं पर्यावरण नीति जारी करने वाला राजस्थान देश का प्रथम राज्य बना था। देखिए दोस्तों, ये जो है नीति 18 फरवरी 2010 को लागू की गई थी, और उसी समय वन और पर्यावरण नीति को लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना था। इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में देखिए, नई जो वन नीति है राजस्थान की
5 जून 2023 को राजस्थान वन नीति जारी की गई है, जिसमें अगले 20 वर्षों में वन आवरण को 20% तक बढ़ाया जाना जरूरी है। इसका लक्ष्य रखा गया है दोस्तों। 5 जून 2023 को राजस्थान की नई वन नीति जारी की गई है, 5 जून 2023 को। और प्रथम की बात करें तो 18 फरवरी 2010 को। और नई वन नीति 5 जून 2023, जिसमें अगले 20 वर्षों में वन आवरण को 20% तक बढ़ाया जाना जरूरी है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए, ये है 20% तक बढ़ाया जाना जरूरी है। इधर देखिए, आपको चित्रों सहित अच्छे से बताया गया है दोस्तों कि किस तरह से हमारी पृथ्वी पेड़ों से खाली पड़ी है, तो इसको हमें बढ़ाना जरूरी है। राजस्थान सरकार ने 2010 में राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया और राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की। 2010 में देखिए राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं हम। राजस्थान के 32,869.69 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन है, जो कुल क्षेत्रफल का 960% भाग है। देखिए, राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो 32,869.69 वर्ग किलोमीटर, और जो कि कुल क्षेत्रफल का 9.60% भाग पर ये भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन है। अब देखिए, इस टोटल क्षेत्र को जो है तो प्रशासनिक दृष्टि से इन वनों को 3 भागों में बांटा गया है। राजस्थान में जितने भी वन हैं उनको प्रशासनिक दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है कि किस किस के अधीन कितने वन आते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं आरक्षित वन। देखिए, आरक्षित वन, इन्हें रिजर्व्ड फॉरेस्ट भी कहते हैं, 37.5% भाग पर है। देखिए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ये जो डाटा है इनके परसेंटेज है, इनसे भी सवाल पूछे जाते हैं। तो आरक्षित वन कितने हैं दोस्तों? 37.5%। रिजर्व्ड फॉरेस्ट इनको कहा जाता है। पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में होते हैं। लकड़ी काटने और पशु चराने पर प्रतिबंध होता है। सर्वाधिक उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और अलवर में। सर्वाधिक कहाँ पर है आरक्षित वन? उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और अलवर में है। इसके बाद में हम देख लेते हैं रक्षित वन के बारे में। देखिए, रक्षित वन, इन्हें सुरक्षित वन भी कहते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी कहते हैं। 56.55% पर सर्वाधिक यही है दोस्तों, 56.55। आरक्षित हमने देखा था 37.05% पर है, जबकि रक्षित या सुरक्षित 56.55% पर है। इसके बाद में देखिए, लकड़ी काटने और पशु चराने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है, और ये सर्वाधिक कहाँ पर है? 12, करौली और उदयपुर में है। रक्षित और सुरक्षित वन सर्वाधिक कहाँ पर है? 12, करौली और उदयपुर में है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा है दोस्तों। और ये नोट्स अच्छे से तैयार कर लेंगे आप लोग, ताकि हमारा रिविज़न अच्छे से हो जाए और एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। तो आगे देखते हैं हम। देखिए, इसके बाद में आता है अवर्गीकृत वन, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। मतलब ये इनमें किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है, तो ये अवर्गीकृत है, इनको वर्गों में नहीं बांटा गया। जैसे आरक्षित अलग है, सुरक्षित अलग है, वैसे तो ये क्या है? 6.40% भाग पर है। लकड़ी काटने, पशु चराने का कोई प्रतिबंध नहीं है। सर्वाधिक बीकानेर, गंगानगर और जैसलमेर में। बीकानेर, गंगानगर और जैसलमेर में। राजस्थान में इधर बॉर्डर वाला एरिया है, वहाँ पर ये तीनों है। तो सबसे ऊपर देखिए गंगानगर, उसके बाद में जो है बीकानेर, और उसके बाद में जैसलमेर। तो ये वाला पूरा एरिया कौन सा है दोस्तों? अवर्गीकृत वन का है। आगे देखते हैं हम इसमें। देखिए, राजस्थान वन विभाग प्रशासनिक प्रतिवेदन के अनुसार देखिए सर्वाधिक वन कहाँ पर है, प्रतिशत के आधार पर कहाँ पर है, वो भी सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों। तो राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले हैं उदयपुर, बारां, करौली, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और प्रतापगढ़। देखिए, उदयपुर, बारां, करौली, चित्तौड़गढ़, अलवर और प्रतापगढ़, यहाँ पर सर्वाधिक वन क्षेत्र है। इसके अलावा देखिए सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले प्रतिशत की बात है। ठीक है दोस्तों, तो सर्वाधिक वन प्रतिशत में प्रतापगढ़ में है और फिर उदयपुर में है। प्रतापगढ़ में 37.46%। देखिए, ये डाटा मुश्किल से ही याद होने वाला है, लेकिन हमें जगह का अच्छे से ध्यान में रखना है।
इसके बाद में उदयपुर और उसके बाद में करौली। तो सर्वाधिक जो वन क्षेत्र वाले ज़िले हैं उदयपुर, बारां, करौली, चित्तौड़गढ़, अलवर और प्रतापगढ़। और इसके अलावा देखिए प्रतापगढ़ और उदयपुर तथा करौली में भी प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन हैं। इसके बाद में हम देख लेते हैं न्यूनतम। देखिए न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले चूरू, हनुमानगढ़ और नागौर। चूरू, हनुमानगढ़ और नागौर न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले हैं दोस्तों, चूरू, हनुमानगढ़ और नागौर। जबकि हमने सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले देखे थे उदयपुर, बारां, करौली, चित्तौड़गढ़, अलवर और प्रतापगढ़। तो प्रतिशत में हम देख लेते हैं न्यूनतम प्रतिशत चूरू, जोधपुर और नागौर। चूरू, जोधपुर और नागौर। देखिए दोस्तों न्यूनतम में चूरू, दोनों में न्यूनतम में जो है प्रतिशत में देखें तो, और इसमें वन क्षेत्र में देखें तो दोनों में ही न्यूनतम में चूरू है पहले नंबर पर। और उसके बाद में देखिए उधर हम देखते हैं तो उदयपुर सर्वाधिक है, जबकि प्रतापगढ़ में प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक है। तो अब देखते हैं दोस्तों हम ये न्यूनतम वन क्षेत्र, इधर देखिए न्यूनतम वन क्षेत्र रेगिस्तान वाला इलाका है दोस्तों, और ये सर्वाधिक वन क्षेत्र जो दक्षिण और दक्षिण के अलावा जो पूर्वी भाग है इसके अंदर सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सर्वाधिक और प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम और सर्वाधिक हमें अच्छे से याद करना है। ठीक है, चलते हैं आगे। भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2023 के अनुसार देखिए 5 जून 2023 को हमारी वन नीति घोषित की गई थी। ठीक है, राजस्थान की। तो देखिए 2023 में भारतीय वन रिपोर्ट भी आई है। उसके अनुसार देखिए प्रत्येक 2 वर्ष बाद में ये आंकड़े जारी किए जाते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण मुख्यालय देहरादून में है और इसके द्वारा रिपोर्ट तैयार की जाती है। यह 18वीं रिपोर्ट है। ठीक है, अभी 2023 में जो रिपोर्ट आई है दोस्तों वो कौन सी है? 18वीं रिपोर्ट है। तो इसके अंदर हम देख लेते हैं वनावरण और जो है वृक्षावरण कितना है, कैसे है, उसको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो देखिए आगे हम देखते हैं वनावरण। वनावरण का मतलब है वनों से ढका हुआ क्षेत्र, फॉरेस्ट कवर। देखिए राजस्थान में कुल 16,548.21 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 4.84% है। वनावरण की बात करें दोस्तों तो परसेंट के हिसाब से 4.84% भाग वनों से घिरा हुआ है, ढका हुआ है। जबकि क्षेत्रफल की बात करें तो 16,548.21 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इसके अलावा देखिए दोस्तों वर्ष 2021 की तुलना में राजस्थान के वनावरण में 83.80 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। तो देखिए दोस्तों वनावरण में कमी आई है, ध्यान में रखेंगे हम, वनावरण में क्या आई है? कमी आई है। तो 16,548.21 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, जबकि 4.84% के हिसाब से ये प्रतिशत में है। वर्ष 2021 में राजस्थान के वनावरण में 83.80 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। तो ये कमी हमें ध्यान में रखना है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा अच्छे तरीके से। देखते हैं आगे। अब देखते हैं हम वृक्षावरण की बात करते हैं। पहले हमने वनावरण की बात की है, अब करते हैं ट्री कवर। वो है फॉरेस्ट कवर और ये है ट्री कवर। राजस्थान में कुल वृक्षावरण 8,733 वर्ग किलोमीटर, 8,733 वर्ग किलोमीटर, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.55% है। 2.55% है, ध्यान में रखिएगा वृक्षावरण, और जो है 4.84% क्या है? वनावरण है, ध्यान में रखेंगे। दोनों डेटा हमें अच्छे से याद रखने हैं। इसके बाद में आगे देखते हैं हम। राजस्थान में सर्वाधिक वनावरण वाले जिले उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और बारां। और इसके अलावा देखिए सर्वाधिक वनावरण परसेंट वाले जिले उदयपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें अच्छे से याद करना है। सर्वाधिक वनावरण उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और बारां। और सर्वाधिक वनावरण है प्रतिशत के हिसाब से उदयपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही। देखिए दोस्तों पहले हमने जो स्टार्टिंग में पढ़ा था कि सर्वाधिक वन क्षेत्र अलग चीज़ है, और ये सर्वाधिक वनावरण चल रहा है, सर्वाधिक वृक्षावरण चल रहा है। जो इसके हिसाब से हमें अच्छे से इन शब्दों को हमें ध्यान में रखते हुए स्टडी करनी है। आगे देखते हैं हम। न्यूनतम वनावरण वाले ज़िले हैं चूरू और हनुमानगढ़। न्यूनतम वनावरण वाले ज़िले हैं चूरू, हनुमानगढ़। न्यूनतम वनावरण वाले परसेंट वाले ज़िले हैं चूरू और जोधपुर। चूरू और जोधपुर। देखिए न्यूनतम में हमने पहले भी वन क्षेत्र में भी देखा था, न्यूनतम में चूरू ही पहले नंबर पर था। ठीक है दोस्तों, और इससे पहले हमने जो है वनावरण देखा है, और उसके बाद में वनावरण के बाद में देखिए सर्वाधिक वनावरण की बात करें तो उदयपुर के अंदर
मतलब सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल के हिसाब से चाहे परसेंट के हिसाब से उदयपुर है, और न्यूनतम वनावरण परसेंटेज देखें चाहे क्षेत्रफल देखें कौन सा है, चूरू है। इसके आगे हम देख लेते हैं वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले की। सर्वाधिक वृद्धि वनावरण में कौन से जिलों में हुई है, तो सीकर, बाड़मेर और अलवर। ये यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो रखी है, बाड़मेर इधर आएगा, पहले आएगी मात्रा, तो सीकर, बाड़मेर और अलवर। तो सर्वाधिक वृद्धि हुई है सीकर में, बाड़मेर में और अलवर में। वनावरण में सर्वाधिक कमी की बात करें तो बारां, प्रतापगढ़ और अजमेर। बारां, प्रतापगढ़ और अजमेर में। तो पहला तो हमें ज़रूर याद में रखना है, तो सर्वाधिक वृद्धि सीकर में हुई है, बाड़मेर में हुई है, और सर्वाधिक कमी की बात करें तो बारां और प्रतापगढ़ में हुई है। नेक्स्ट देखते हैं हम, देखिए इसके बाद में हम बात करते हैं कार्बन स्टॉक की। तो कार्बन स्टॉक का मतलब है घने वनों का क्षेत्र। तो राजस्थान में घने वनों का क्षेत्र जो देखें कार्बन स्टॉक या 110.77 मिलियन है, जो देश का 1.54% है। राजस्थान में अत्यधिक सघन वन वाला जिला है अलवर। सघन वन की बात करें मतलब घने वन की बात करें तो अलवर में है, और सर्वाधिक खुले वन, छितरे हुए वन, दूर दूर पेड़ होते हैं दोस्तों, तो वो है उदयपुर में। तो सर्वाधिक सघन की बात करें तो अलवर में, और सर्वाधिक खुले वन जो है वो कहाँ पर है, उदयपुर में है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद में हम पढ़ते हैं राजस्थान में वनों का वर्गीकरण। तो देखिए दोस्तों, वनों का जो वर्गीकरण किया गया है, वनों को बांटा गया है, वो राजस्थान में 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में बांटा गया है। तो 5 भागों में हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, एक तो है शुष्क कांटेदार मरुस्थलीय वन, ठीक है, शुष्क कांटेदार मरुस्थलीय वन जो कि मरुस्थल में पाए जाते हैं। उसके अलावा हम पढ़ते हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, जिन्हें मानसूनी पतझड़ वन भी कहते हैं। तीसरा आ जाएगा हमारा उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, जिन्हें मिश्रित पर्णपाती पतझड़ वन भी कहते हैं। इसके अलावा शुष्क सागवान के वन, और 5वां है उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो पहला देख लेते हैं हम यहाँ पर शुष्क कांटेदार मरुस्थलीय वन। इन्हें उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन भी कहते हैं, क्योंकि इनमें कांटे होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो शुष्क यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्र है तो वो शुष्क क्षेत्र है, कांटेदार है इसलिए, ठीक है। और उष्ण कटिबंधीय मतलब बहुत तेज़ यहाँ पर गर्मी पड़ती है। तो इनमें देख लेते हैं हम, देखिए ये रेगिस्तान का इलाका है, ऊँट वगैरह दिखाया गया है दोस्तों। तो कंटीले वन यहाँ पर पाए जाते हैं, खेजड़ी वगैरह के इस तरह के पेड़ होते हैं, रोहिड़ा के, बबूल के। तो इस चित्र के अनुसार आपको समझ में आ जाएगा। तो हम इसके अंदर आगे देख लेते हैं, राजस्थान के सर्वाधिक वन क्षेत्र में फैले हैं। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल में ये वन फैले हैं, कौन से वाले, शुष्क कांटेदार मरुस्थलीय वन, जिन्हें उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन भी कहते हैं। राजस्थान के कुल वन क्षेत्रफल के 6.26% भाग पर विस्तृत है। इन्हें मरूदबीद यानी कि जीरोफाइट भी कहते हैं, मरूदबीद पौधे भी कहते हैं, और इंग्लिश में जीरोफाइट पौधे भी कहते हैं। इनके अंदर कौन कौन से वृक्ष आते हैं दोस्तों, खेजड़ी, रोहिड़ा, बबूल और बेर। खेजड़ी, रोहिड़ा, बबूल और बेर के पेड़। तो खेजड़ी क्या है, सर्वाधिक है, ध्यान में रखिएगा, मरुस्थलीय इलाकों में खेजड़ी सर्वाधिक पाई जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, एक घास का भी सवाल पूछा जाता है यहाँ पर। देखिए दोस्तों, सेवण और धामण, मुख्य रूप से यहाँ पर कौन सी पाई जाती है, सेवण घास। सेवण घास पाई जाती है, ध्यान में रखिएगा, और धामण घास भी यहाँ पर पाई जाती है। बहुत ही पौष्टिक होती है, ये ध्यान में रखिएगा। रेगिस्तान में जो शुतुरमुर्ग पाया जाता है वह अपने अंडे इस सेवण घास में ही देता है। देखिए आगे, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बीकानेर, जोधपुर, पाली संभाग में पाए जाते हैं। ये मरुस्थलीय जो ये उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वन हैं, ये देखिए ज़्यादातर बीकानेर, जोधपुर और पाली संभाग में पाए जाते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में ये सर्वाधिक पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा आता है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, जिन्हें मानसूनी पतझड़ वन भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, उष्णकटिबंधीय वनों के नाम से 3 वन हैं। पहला हमने पढ़ लिया उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, जिन्हें मरुस्थलीय वन भी कहा जाता है। दूसरा आता है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, जिन्हें मानसूनी पतझड़ वन भी
कहते हैं। तो राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश जैसे अलवर, भरतपुर, धौलपुर में ये पाए जाते हैं। इसके अलावा ये वन सिरोही, उदयपुर और बांसवाड़ा जिलों में भी पाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से ये याद रखने हमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर में पाए जाते हैं। थोड़े बहुत सिरोही, उदयपुर और बांसवाड़ा ज़िले में भी मिलते हैं। तो ये आपको चित्र बताया गया है। ये उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है, मानसूनी पतझड़ वन है, यानी कि ये मानसून के हिसाब से मौसम के अनुसार अपने पत्ते झाड़ दिया करते हैं, फिर इस पर नए पत्ते आ जाते हैं। आगे देखते हैं हम। राजस्थान के कुल वन क्षेत्र के 28.38 भाग पर विस्तृत है। राजस्थान के कुल 28.38% भाग पर ये विस्तृत है। दोस्तों ध्यान में रखिएगा। तो पहले वाला देखिए हमने पढ़ा था उष्णकटिबंधीय कंटीले वन 6.26% भाग है, जबकि ये वाला भाग 28.38% भाग पर विस्तृत है। मुख्य वृक्ष हैं पीपल, बड़ और नीम। पीपल, बड़ और नीम। ये देखिए यहाँ पर बड़ का चित्र बनाया गया है, जिसे वट वृक्ष भी कहते हैं दोस्तों, बरगद का पेड़ भी कहते हैं। तो ये है हमारे दो हमने पढ़ लिए हैं। तो वो है 6.26% भाग पर और ये है 28.38% भाग पर। आगे देखते हैं हम इसमें तीसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, जिन्हें मिश्रित पर्णपाती या पतझड़ वन भी कहते हैं। ये मिश्रित हैं दोस्तों। इसमें देखिए ये वन वर्षा ऋतु में एक बार अपने पत्ते गिरा देते हैं। ये केवल वर्षा ऋतु में अपने पत्ते गिराते हैं एक बार। राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं हम। जिले देखते हैं। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और सिरोही। तो हमने देखा था दक्षिण जो है पूर्वी भाग है दोस्तों, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग की बात है। तो देखिए कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ ये तो पूर्वी भाग के हो गए। सवाई माधोपुर, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और सिरोही ये दक्षिण भाग के हो गए हैं जिले। अब देखिए कुल वन क्षेत्र के 58.11% भाग पर ये विस्तृत है। तो सर्वाधिक जो वनों का हमने 5 प्रकार से वर्गीकरण किया है, उसमें सर्वाधिक जो है 58.11% भाग पर ये वाले वन हैं, जिन्हें हम उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती या फिर मिश्रित पर्णपाती वन भी कहते हैं। औसत वर्षा 80 से 100 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। मुख्य वृक्ष खैर, साल, बांस, धोकड़ा, ढाक, पलाश, थोर और तेंदू। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या है, धोकड़ा के जो वन है वो अधिक पाए जाते हैं, इसलिए इनको धोकड़ा वन के नाम से भी जाना जाता है। तो आगे हम देखते हैं इसके अंदर। देखिए ये धोकड़ा के वन हैं इसके अंदर दोस्तों, और यहाँ पर देखिए ये थोर के वृक्ष हैं। ये थोर है और ये क्या है, धोकड़ा वन है। आगे देखते हैं हम इसके अंदर। इन वनों में धोंक वृक्ष ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इन वनों को धोकड़ा वन के नाम से भी जाना जाता है। धोंक वृक्ष लकड़ी जलाने, कोयला बनाने में काम में आता है। इसकी लकड़ी से खेती के औजार भी बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ, मेरी इस मेहनत को सफल बनाइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। चौथा है शुष्क सागवान वन, जिन्हें ड्राई टीक फॉरेस्ट भी कहते हैं। सागवान वृक्ष अंग्रेजी में इसे टीक कहते हैं, ज़्यादा पाए जाते हैं। यहाँ पर सागवान के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं, इसलिए इसको शुष्क सागवान वन भी कहते हैं। इन्हें मानसूनी वन, चौड़ी पत्ती वाले वन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ के जो पेड़ होते हैं उनकी पत्तियाँ चौड़ी होती है। राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग में पाए जाते हैं, जिनमें देखिए बांसवाड़ा में सर्वाधिक है। तो सागवान की बात करें तो दक्षिणी भाग में ज़्यादा बताएंगे हम, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में सर्वाधिक है। उदयपुर, इसके अलावा देखिए डूंगरपुर, उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां और झालावाड़ में भी ये पाए जाते हैं। तो दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग में। तो देखिए हमने 2 पढ़े हैं यहाँ पर। एक तो मिश्रित पर्णपाती जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वृक्ष हैं वो वन, और एक है शुष्क सागवान वन। ये दोनों दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए दोस्तों, सागवान वृक्ष अधिक सर्दी और पाला सहन नहीं कर सकते हैं। अधिक सर्दी और पाला इनके लिए अच्छा नहीं होता है। ये वन 250 से 450 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। औसत वर्षा 75 से 110 सेंटीमीटर वर्षा होती है। फर्नीचर बनाने के लिए सागवान की लकड़ी सबसे अच्छी मानी जाती है। अब इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि 6.86% भाग पर ये पाए जाते हैं। राजस्थान के कुल वन क्षेत्र के 6.86% भाग पर ये पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सर्दी और पाला नहीं चाहिए इसको। 250 से 450 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं और वर्षा है 50 से 110 सेंटीमीटर। फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी अच्छी रहती है। सागवान के वृक्ष अधिक हैं, इसलिए यहाँ इन वनों को सागवान वृक्ष वन भी कहते हैं। 6.86% भाग पर ये विद्यमान है। नेक्स्ट देखते हैं, उपोष्ण या उप उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ये राजस्थान में देखिए दोस्तों केवल और केवल माउंट आबू में पाए जाते हैं। इन्हें पर्वतीय क्षेत्र वाले पर्वतीय वन भी इनको कहा जाता है। तो उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, तो देखिए इसमें हमने एक तो सबसे पहले पढ़ा, 3 तो हमने पढ़े हैं उष्ण कटिबंधीय वन, जिसमें पहला है कंटीले वन, दूसरा है मानसूनी पतझड़ वन और तीसरा है मिश्रित पर्णपाती पतझड़ वन, और चौथा हमने पढ़ा शुष्क सागवान के वन, और 5वां हम पढ़ रहे हैं उपोष्ण वाला। तो देखिए दोस्तों, माउंट आबू में पाए जाते हैं, सिरोही में। इन वनों में सघनता अधिक होती है और साल भर हरियाली बनी रहती है। इनमें सदाबहार और अर्ध सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। तो ये देखिए आम का वृक्ष बना हुआ है दोस्तों यहाँ पर। तो देखिए ये आम का वृक्ष क्या है, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में आता है। देखिए आगे, इन्हें अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन भी कहते हैं। कुल वन क्षेत्र का 0.39% भाग पर है। औसत वर्षा 125 से 150 सेंटीमीटर। मुख्य वृक्ष है आम, जामुन और बेल के। आम, जामुन और बेल के वृक्ष जो हैं ये यहाँ के सदाबहार वन हैं, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, और ये 0.39% भाग पर है। इनका नाम है उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक वन धोकड़ा के हैं और शुष्क वनों में सर्वाधिक वन खेजड़ी के हैं। देखिए अगर टोटल की बात करें कि राजस्थान में सर्वाधिक वन कौन से हैं, धोकड़ा के वन। देखिए दोस्तों हमने 58.11% भाग पढ़ा था हमने किसका, धोकड़ा के वन का। और शुष्क वनों में सर्वाधिक वन की बात करें तो वो कौन से हैं, खेजड़ी के वृक्ष अधिक हैं, खेजड़ी के वन अधिक हैं। आगे देख लेते हैं हम इसमें, ये देखिए दोस्तों ये राजस्थान की वनस्पति है। राजस्थान की वनस्पति में देखिए खेजड़ी सबसे पहले हम पढ़ेंगे, जिसमें इसका वानस्पतिक नाम कई बार पूछा गया सवाल है दोस्तों। तो देखिए खेजड़ी को, ये रेगिस्तान वाला इलाका है, यहाँ पर खेजड़ी के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये खेजड़ी के पेड़ हैं। वानस्पतिक नाम याद रखेंगे इनका, प्रोसेपिस सिनेरेरिया। प्रोसेपिस सिनेरेरिया राजस्थान की वनस्पति है, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं खेजड़ी। ठीक है, इस खेजड़ी के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, जिससे कई बार बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, और इसके बाद में मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी लेकर आऊँगी दोस्तों, जिसमें हम हमारा मूल्यांकन कर सकेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें, देखिए खेजड़ी का उपनाम हमने पहले इसका वैज्ञानिक नाम पढ़ा है, प्रोसेपिस सिनेरेरिया, और इसके बाद में देखिए इसके उपनामों से सवाल पूछे जाते हैं। राजस्थान का गौरव, शमी, इनको ग्रंथों के अंदर क्या कहा जाता है, शमी कहा जाता है। राजस्थान का कल्प वृक्ष इसको कहा जाता है। जाटी भी कहा जाता है। सीमलो, राजस्थानी भाषा में इसको क्या कहा जाता है, सीमलो कहा जाता है। और ये देखिए इसके फल लगता है दोस्तों, कौन सा, फली, फली लगती है सांगरी की फली, जो कि बहुत ही महंगी मिलती है। और राजस्थान के जो ये पंचकुटा होता है, इसके अंदर इसका प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है। 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया था इसको खेजड़ी के वृक्ष को। इसकी पत्तियां लूम, जिसे लूंग भी कहते हैं, जो बकरियों को जो चारा खिलाया जाता है जो पत्तियों के रूप में होता है, वो खेजड़ी के वृक्ष की ही पत्तियां होती है, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, लूंग कहते हैं। इसके फल को सांगरी कहते हैं। सूखने के बाद में इसको खोखा कहा जाता है। हरा हरा रहता तब सांगरी, और सूखने के बाद खोखा कहलाती है। इसकी सब्जी बनाई जाती है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट इसकी सब्जी बनती है। अब इम्पोर्टेंट देखिए दोस्तों कि खेजड़ी के वृक्ष की पूजा दशहरे पर
की जाती है। दशहरे पर खेजड़ी के वृक्ष की पूजा की जाती है। दोस्तों बहुत ही अच्छे नोट्स लेकर आई हूँ मैं आपके लिए। इनके नोट्स बनाइए, अच्छे से रिवीजन करिए दोस्तों, और बताइएगा वीडियो कैसा लगा। सांगरी ये हो चुकी है दोस्तों। देखिए यहाँ तक हमने कर लिया है। खेजड़ी परमार और तोमर वंश का आराध्य वंश है। परमार और तोमर वंश में इसकी पूजा की जाती थी। 1991 में खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए ऑपरेशन खेजड़ा चलाया गया था। ऑपरेशन खेजड़ा चलाया गया था 1991 में। सुंदरलाल बहुगुणा ने टिहरी बांध को, उत्तराखंड में है टिहरी बांध दोस्तों, उसको लेकर 1973 में चिपको आंदोलन चलाया था, जिसमें खेजड़ी वृक्ष को इस आंदोलन का प्रेरणा स्रोत माना गया था। तो दोस्तों देखिए, सुंदरलाल बहुगुणा ने टिहरी बांध उत्तराखंड को लेकर 1973 में चिपको आंदोलन चलाया था दोस्तों, जिसमें खेजड़ी वृक्ष को इस आंदोलन का प्रेरणा स्रोत बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, एक जो है घटना हमारे खेजड़ीली गांव जोधपुर में होती है दोस्तों, उसमें अमृता देवी बिश्नोई के साथ 363 लोग जो है इन वृक्षों से चिपक करके अपना आत्म बलिदान देते हैं दोस्तों। तो उसी आंदोलन से प्रेरित होकर के सुंदरलाल बहुगुणा ने उत्तराखंड में चिपको आंदोलन चलाया था, क्योंकि अमृता देवी और उन 363 लोगों ने वृक्षों से चिपक करके अपनी जान दी थी। और उस समय जो शासक था अभय सिंह के नाम से जो शासक शासन कर रहा था, वो राज कार्य के लिए लकड़ी चाहता था, और इन लोगों ने उन लकड़ियों को पेड़ों को काटने नहीं दिया। तो सैनिकों ने उनको मार मार करके उन लकड़ियों को ले जा करके राजा को दिया था। तो उसी आंदोलन से प्रेरित है ये दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। 1973 में चिपको आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम। इसमें दूसरा वृक्ष आता है इम्पोर्टेंट, रोहिड़ा। वानस्पतिक नाम है टिकोमेला अंटुलेटा। टिकोमेला अंटुलेटा उपनाम है मरुस्थल का सागवान और मरुटीका भी इसको कहा जाता है। उपनाम मरुस्थल का सागवान और मरुटीका। कल्प वृक्ष की बात करें तो खेजड़ी है। 31 अक्टूबर 1923 को खेजड़ी के साथ ही इसको राज्य पुष्प के नाम से घोषित किया गया था, कि इसको क्या है, रोहिड़ा क्या है, राज्य पुष्प के नाम से घोषित किया गया। इसकी लकड़ी से फर्नीचर बनता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है ये उपनाम, इसका याद करेंगे अच्छे से। ये वानस्पतिक नाम दोनों अच्छे से याद करेंगे। राज्य पुष्प कब घोषित किया, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला देख लेते हैं हम। साल या सालर वन, जिसे बोसवालिया सेराता भी कहते हैं। साल या सालर वन अरावली के ढालों में 450 मीटर से अधिक ऊंचाई पर ये वृक्ष पाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, चित्र में भी आपको बताया गया है ये। तो 450 मीटर से अधिक ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं। उपयोग पैकिंग सामग्री के डिब्बे बनाने और माचिस बनाने में ये काम में आते हैं। साल या सालर वन देखिए पैकिंग सामग्री के डिब्बे बनाने में और माचिस बनाने में भी ये काम में आते हैं। ये वन गोंद का अच्छा स्रोत है। गोंद यहाँ से अच्छे से मिल जाता है दोस्तों। इनमें सालर वृक्षों की अधिकता के कारण इन्हें सालर वन कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम आगे। सालर वन उदयपुर में सर्वाधिक है। इसके अलावा राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सिरोही, अलवर, अजमेर और पाली में पाए जाते हैं। तो सालर वन सर्वाधिक देखिए उदयपुर में पाए जाते हैं। उसके अलावा राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सिरोही, अलवर और अजमेर में पाए जाते हैं। इसके बाद में देखिए दोस्तों, ढाक या पलाश के वन कहते हैं, ये पाए जाते हैं राजस्थान में। तो इनको देखिए, वानस्पतिक नाम है इनका ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। लाल रंग के फूलों के कारण इन्हें जंगल की ज्वाला कहते हैं। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहते हैं, जंगल की ज्वाला कहते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम। इसकी लकड़ी जलाने एवं कोयला बनाने में काम में आती है। ये उन मैदानी और पठारी भागों में पाए जाते हैं जहाँ धरातल कठोर और पथरीला या फिर कंकरीला होता है। तो इनकी लकड़ी जलाने और कोयला बनाने के काम में आती है। और हमने चित्र में भी आगे ऊपर आपको दिखाया था दोस्तों कि किस तरह से ये देखो लाल रंग के जो है फूल उगे हुए हैं। इसकी वजह से इनको क्या कहा जाता है, जंगल की ज्वाला कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर, आगे देखते हैं हम। तो देखिए, ये हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर कि इसकी लकड़ी जलाने के और कोयला बनाने के काम में आती है। ये उन मैदानी और पठारी भागों में पाए जाते हैं। ये उन मैदानी और पठारी भागों में पाए जाते हैं जहाँ धरातल कठोर और पथरीला या कंकरीला होता है। राजसमंद, चित्तौड़गढ़ में इन वनों की अधिकता है। राजसमंद और चित्तौड़गढ़ में इन वनों की अधिकता है। इसके अलावा उदयपुर, सिरोही, अलवर, अजमेर, पाली जिलों में भी ये पाए जाते हैं। अब आगे हम देख लेते हैं फटाफट से।
चंदन वन, कौन सा वन है दोस्तों? चंदन वन की बात करें हम तो देखिए चंदन वन हल्दी घाटी और नाथद्वारा राजसमंद में पाए जाते हैं। चंदन वन हल्दी घाटी, नाथद्वारा और राजसमंद में पाए जाते हैं। आगे हम बात करें तो देखिए दोस्तों सागवान वन रोहिड़ा, सालर, शीशम वन से इमारती लकड़ी प्राप्त होती है। सागवान वन, रोहिड़ा के पेड़, सालर के पेड़ और शीशम वन से इमारती लकड़ी प्राप्त होती है। धोकड़ा, खेर और बबूल, इनसे चारकोल और लकड़ी का कोयला बनाया जाता है। ठीक है, चारकोल बनाया जाता है जो क्या होता है? लकड़ी का कोयला होता है। खेजड़ी से ईंधन यानी जलाने वाली लकड़ी प्राप्त होती है। तो इन सबको हमें अच्छे से ध्यान में रखना है। तो इमारती लकड़ी सागवान, रोहिड़ा, सालर और शीशम से प्राप्त होती है, जबकि लकड़ी का कोयला जिसे चारकोल कहा जाता है धोकड़ा, खेर और बबूल से प्राप्त होते हैं। और खेजड़ी से ईंधन बनाने वाली लकड़ी प्राप्त होती है। नेक्स्ट अब देखिए दोस्तों बांस के बारे में देख लेते हैं हम। आदिवासियों का हरा सोना कई बार पूछा गया सवाल है। आदिवासियों का हरा सोना किसे कहा जाता है? बांस को सर्वाधिक बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा जिलों में पाया जाता है। ठीक है, सर्वाधिक बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और कोटा जिलों में सर्वाधिक में दोस्तों बांस से बांस याद रखेंगे, बांसवाड़ा में सर्वाधिक होते हैं। बांसवाड़ा का नाम बांस के वनों की अधिकता के कारण ही पड़ा है। यह विश्व की सर्वाधिक तेज बढ़ने वाली घास है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं हम। यहाँ पर देखिए बांस का जो है वृक्ष भी बना हुआ है, चित्र भी यहाँ पर बना हुआ है, तो हम अच्छे से इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। हमने वन संपदा का आधा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, भाग 1। अब इसके बाद में भाग 2 भी आएगा दोस्तों, और उसके बाद में हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर के आएंगे। तो दोस्तों बिना देरी किए ये इंपॉर्टेंट नोट्स की तरह मैं आपके लिए एग्ज़ाम से संबंधित चीज़ें लेकर आई हूँ। इम्पोर्टेंट इनके नोट्स बनाइए, और अच्छा लगे वीडियो तो शेयर करना, लाइक करना, और मेरा ये प्रयास कैसा रहा कमेंट्स करके ज़रूर बताना दोस्तों। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं इसके आगे अगले टॉपिक के साथ में, भाग 2 के साथ में दोस्तों। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।